डियर स्टूडेंट, अब हम इस टॉपिक में इंडक्टिव कोलिजन प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। इसको इंडक्टिव कोलिजन क्यों कहा गया ये हम समझेंगे और यहाँ पे कुछ कुछ रूल वैसा ही आने वाला है जैसे हम मैकेनिक्स में करते थे। जैसे एक एम मास है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये m1 मास है, v1 वेलोसिटी से आ रहा है, कोलाइड करता है और स्टिक कर जाए तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो तुम कहते थे सर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, m1 प्लस m टोटल मास हो गया और फाइनल वेलोसिटी v डैश मोमेंटम कंजर्वेशन से m1 v1 अपॉन m प्लस m1। या अगर इसमें भी v2 वेलोसिटी होती थी तो तुम कहते फाइनल वेलोसिटी v डैश m1 v1 माइनस m v2 अपॉन m1 प्लस m होगी। तो इसी तरीके से तुम मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिक रूल लगाकर ये प्रॉब्लम तुमने कोलिजन प्रॉब्लम सॉल्व की है, जहां पर अब हमारी कुछ कुछ ऐसी चीजें यहां पर भी आने वाली है। और मैंने आपको पहले ही बताया फ्लक्स इज ऑल, ये नोट भी कर लेना, फ्लक्स मोमेंटम के इक्विवेलेंट होता है, वेलोसिटी करंट के इक्विवेलेंट रहती है, ठीक है, और L का रोल प्ले करता है मास। तो हम इन्हीं तीनों फैक्टर्स से हम देखेंगे ये इंडक्टिव कोलिजन वाली प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होंगी, राइट। तो अब जरा देखते हैं कि इसे इंडक्टिव कोलिजन की प्रॉब्लम बन कैसे रही है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो ये एक सर्किट है जिसमें कहा गया है कि t इक्वल टू 0 पर स्टडी स्टेट पे है। तो t इक्वल टू 0 पर स्टडी स्टेट पे है, तो इसका मतलब इस सर्किट में एक करंट I नोट ऐसे होगी। तो उस I नोट की वैल्यू हम निकाल लें तो आ जाएगी एप्सिलॉन बाई r, ठीक है। सिंपल सा सर्किट है, I नोट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो I नोट की वैल्यू कितनी आ गई? एप्सिलॉन बाई r। अब ये कह रहा है कि स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। इस स्विच को उठा के यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। देन फाइंड करंट इन द आर्म AB एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बिल्कुल आने वाली है, इस वाले इंडक्टर में तो जीरो करंट है और इस वाले कंडक्टर में आई नोट करंट है। तो अगर तुम t इक्वल टू 0 पर देखो तो ये वाला इंडक्टर कहेगा कि मैं ओपन सर्किट, और ये कहेगा कि मुझे अपनी करंट मेंटेन करनी है। तो इस सर्किट का एक्चुअली इंडक्टेंस सडन चेंज हुआ है। इस सर्किट का पहले इफेक्टिव इंडक्टेंस L था, जो कि अब सडनली ये दोनों सीरीज में आकर इफेक्टिव इंडक्टेंस जैसे पहले था हमारा, कि मैंने अभी पिछले एक क्वेश्चन में भी कराया था L से 2L हुआ था, तो ऐसे ही यहां पर भी इस सर्किट का इफेक्टिव इंडक्टेंस चेंज हुआ है। तो जब इंडक्टेंस चेंज होता है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर वोल्टेज इंपल्स लगाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एक इंडक्टर अपनी करंट फ्लो कराने के लिए, बचाने के लिए इनफाइनाइट वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, जीरो नहीं होने देगा, क्योंकि d∅dt बहुत हाई होगा। सेम वैसे ही जैसे मैकेनिक्स में होता है, ये एक m मास डेस्क पर है, ये एक m मास v वेलोसिटी से है, तो क्या होता है तुरंत इस सिस्टम की नई वेलोसिटी v डैश आती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मास एक दूसरे पे इंपल्स लगा देते हैं im, जिससे ये तुरंत एक वेलोसिटी गेन करता है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सेम यही प्रॉब्लम इंडक्टिव सर्किट में भी है। अगर आप भले ही एक्सटर्नल इनफाइनाइट वोल्टेज ना लगाएं, लेकिन अगर इंटरनली तुमने किसी तरीके से इंडक्टेंस को चेंज किया तो इंटरनल इन दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा? एक इंटरनल वोल्टेज इंपल्स। इसका इंड्यूस ईएमएफ इसके लिए एक्सटर्नल होगा, इसका इंड्यूस ईएमएफ इसके लिए एक्सटर्नल होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडक्टिव इंपल्स लगा देंगे। तो उसकी वजह से इस सर्किट में इनिशियल करंट जो कि ये थी I नोट थी, स्विच बंद करने के बाद तो T नोट प्लस dt टाइम बाद ही ये इसके बैरियर को तोड़ देगा, और ये भी इसके ऊपर एक सडन इंपल्स लगाकर इस सर्किट की करंट को I नोट डैश कर देगा। L 2L R दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इंटरनल वोल्टेज इंपल्स लगा दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये I नोट डैश जनरेट हो गया। इस I नोट डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, L I नोट फ्लक्स कंजर्वेशन, सेम वैसे ही जैसे वहां मोमेंट है, इसका फ्लक्स L I नोट, इसका फ्लक्स 2L I नोट डैश। तो I नोट डैश की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी 3L, L I नोट डैश और 2L I नोट डैश, टोटल हो गया 3L I नोट डैश। तो I नोट डैश की वैल्यू आ जाएगी I नोट बाई 3, राइट। तो इस तरीके से हमारा I नोट डैश सॉल्व हो गया। अब ये I नोट डैश ये सिंपल एक डीके सर्किट हो गया। और एक पॉइंट और बता दो, यहां पर एक डेल्टा H इंस्टेंटेनियस आएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं फाइंड द इंस्टेंटेनियस हीट जनरेशन, वो कैसे आएगा? देखो इसके पास हाफ Li नोट स्क्वायर एनर्जी है, जैसे मोमेंटम में हम यहां करते थे क्वेश्चन,
ये v वेलोसिटी से आ रहा है, तुम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हो, ये m मास इससे कोलाइड करता है, जस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन एनर्जी लॉस बताओ, तो तुम कहते थे कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ वो हीट में चला गया, तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इंडक्टिव कोलिजन। तो हाफ Li नॉट स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ए टोटल हो गया 3L सीरीज में है I नॉट डैश का स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस हीट जनरेशन है। इसके बाद भी एक फर्दर हीट जनरेशन आएगा जो कि रेजिस्टेंस R में आएगा। ये जो आइडियल इंडक्टर होते हैं, जब इसमें करंट फ्लो करती है तो हीट लॉस नहीं आता, रेजिस्टेंस में ही हीट लॉस आता है। इसके बाद इस सर्किट में फर्दर हीट लॉस आएंगे अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, वो वैसे ही आएंगे जैसे हमने सीखा। इसके बाद ये एक नॉर्मल, ये कोलिजन ड्यूरेशन है, दिस इज कोलिजन ड्यूरेशन, इसका हीट लॉस अलग है, इसकी कैलकुलेशन अलग है। अब इसके बाद यानी कि एक d0 प्लस dt टाइम के बाद ये सर्किट एक नॉर्मल, जैसे वो बहुत तेजी से, हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, दो पार्टिकल टकराते थे, फिर हम पहले उनका कॉमन वेलोसिटी निकाल लेते थे, फिर कहते थे रफ सरफेस पे मूव कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेट करना है करो, कोलिजन अलग सॉल्व होता था। तो ऐसे ही सर्किट में दो पार्ट होते हैं, एक dt टाइम जिसको हम बोलते हैं कोलिजन टाइम, वो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ये एक नॉर्मल इंडक्टिव सर्किट है जिसकी इनिशियल करंट I नॉट डैश है, टोटल इंडक्टेंस कितना है 3R, और एक डीके सर्किट है। तो इस डीके सर्किट की करंट में कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा I इज इक्वल टू I नॉट डैश e की पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ की वैल्यू हो जाएगी 3L बाई R, और I नॉट डैश की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, I नॉट बाई 3, और I नॉट की वैल्यू थी मेरी एप्सिलॉन बाई R रख दूंगा, तो ये 3R हो गया, तो ये यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 3R e की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो इस तरीके से हमने इंडक्टिव कोलिजन को सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट जरा एक और हम इंडक्टिव कोलिजन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कहा गया कि इनिशियली सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, नाउ द S1 इज शिफ्टेड 1 to 2 एंड S2 इज शिफ्टेड 3 to 4। इसे 1 से 2 पे डाल दो, इसे 3 से 4 पे डाल दो, और कहा जा रहा है कि करंट इन रेजिस्टेंस R2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बताओ यार इसको कैसे करेंगे। देखो अगर हम इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट में करंट I नोट मान लेते हैं, कुछ ऐसे होगी, स्टेडी स्टेट है। इसमें एक इनिशियल करंट मान लेते हैं I नोट डैश, कुछ ऐसे होगी, राइट। दोनों ही सर्किट क्या है, स्टेडी स्टेट में। तो I नोट की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन बाई R, क्योंकि इसको एक वायर से रिप्लेस कर दो, इसको एक वायर से रिप्लेस करके देख लो तो I नोट डैश की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन बाई 3R। अब जैसे ही तुम स्विच को शिफ्ट कर रहे हो तो यार इसके पास है I नोट करंट, ये इस R यानी R2 के साथ जुड़ गए और सर्किट बन गया ऐसे, खट से दोनों स्विच यहां आ गए। तो इसमें अभी हम देखें t इक्वल टू 0 पे जब हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, कुछ सिचुएशन ये क्या सर्किट में दो करंट एक साथ मेंटेन हो सकती है? नहीं, या तो I नोट मेंटेन हो सकती है, I नोट डैश। कभी ऐसा होता है नहीं कि एक लूप में दो करंट हो, और ये दोनों करंट एक दूसरे का अपोज कर रही है। ये बिल्कुल करंट इज आल्सो इक्वल टू वेलोसिटी, ये बिल्कुल सेम ऐसे है जैसे मैं कहा m1 v1 और ये आया m2 v2। तो तुम कहते हो कि इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम m1 v1 माइनस m2 v2 है। सेम ऐसे ही जब करंट इस तरह के सर्किट में अपोज करेंगी तो हम फ्लक्स कंजर्वेशन जब लगाएंगे तो मैं कहूंगा कि इनिशियल फ्लक्स 2L I नोट डैश, बिगर फ्लक्स को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो बिगर हमारा कौन सा जाने वाला है, ये होगा 2/3 और वो जाएगा 1, वो ऊपर वाला बढ़ा है तो हम कहेंगे L I नोट माइनस 2L I नोट डैश, राइट। तो हमने बिगर वाले फ्लक्स को पॉजिटिव ले लिया, तो ये है फ्लक्स, यानी कि इसके पास ज्यादा फ्लक्स है। तो ये I नोट हो, जैसे इसमें मैं कहूं कि अगर m1 v1 ग्रेटर देन m2 v2 हो तो फाइनली ये जो कंबाइंड ब्लॉक है ये एक v डैश वेलोसिटी से ऐसे जाएगा। तो ऐसे ही dt टाइम, इंडक्टिव कोलिजन टाइम, जिसे मैं कहता हूं 0+, यानी 0+ dt पर तुरंत इस सर्किट में एक इंडक्टिव कोलिजन हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ इंपल्स प्रोड्यूस करा, करंट चेंज कर ली, एक इंटरनल, सेम वैसे जैसे यहां पर इंपल्स आता है। तो यहां पर ये हुआ रेजिस्टेंस R,
ये 2L, ये L। तो इस सर्किट की फाइनल करंट मैंने मान ली ऐसे I नोट डबल डैश। तो ये इस सर्किट की फाइनल करंट है जो कि कोलिजन के बाद आ गई, सेम वैसे ही जैसे यहां पर एक फाइनल वेलोसिटी आती है। तो चीजों को बिल्कुल ऐसे ही सोच लिया करो। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसको हम फाइनल फ्लक्स के इक्वल कर दें, क्योंकि इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स। तो इनिशियल फ्लक्स आ कितना रहा है, जरा आई नोट की वैल्यू डाल दें। तो ये हो जाएगा L एप्सिलॉन बाई R माइनस 2L एप्सिलॉन बाई 3R। तो 1 माइनस 1 बाई 3। तो फाइनल फ्लक्स मेरा बचेगा L एप्सिलॉन बाई 3R। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लिया और ये फाइनल फ्लक्स मेरा कितना है, Li नोट डैश प्लस 2Li नोट डैश यानी 3Li नोट डैश। फ्लक्स कंजर्वेशन, क्योंकि कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगा रहे हैं तो जितना फ्लक्स इनिशियली है उतना फ्लक्स फाइनली रहेगा। इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो एप्सिलॉन L बाई 3R 3L I नोट डैश। तो I नोट डैश का आंसर आ गया एप्सिलॉन बाई 9R। और अगर डेल्टा H इंस्टेंट पूछा जाए, इंस्टेंट हीट जनरेशन, तो इनिशियल एनर्जी लिख लो दोनों की, हाफ Li नोट स्क्वायर हाफ इंटू 2L I नोट डैश स्क्वायर, और ये फाइनल एनर्जी लिख लो, माइनस कर दो, डेल्टा H इंस्टेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद का हीट लॉस और बाकी सारी कैलकुलेशन। अब ये एक नॉर्मल इंडक्टिव सर्किट जैसे हमने पुराने क्वेश्चन करे हैं, अब ये एक नॉर्मल डिस्चार्जिंग का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें इनिशियल करंट की वैल्यू आई नोट डबल डैश लेनी है। तो इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 3L बाई R। L और 2L सीरीज में है, तो फाइनल कितना हो गया 3L बाई R। तो अब आपको फाइनल का सिर्फ ये बताना था करंट इन द रेजिस्टेंस R2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस रेजिस्टेंस R में इनिशियल करंट कितनी है, एप्सिलॉन बाई 9R, जो कि सिस्टम में सेटल होके आई। अब ये डीके होती रहेगी, तो इस फाइनल करंट का आंसर आ जाएगा आई नोट डबल डैश ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। डीके फार्मूला लगा देनी, एप्सिलॉन बाई 9R ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, जहां टाउ की वैल्यू क्या है 3L बाई R। तो इस तरीके से इंडक्टिव कोलिजन सॉल्व होते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, मान लो इस क्वेश्चन में ये वाली बैटरी ऐसे लगी होती, लेट्स से ये वाली बैटरी रिवर्स होती है, तो क्या फर्क होता है, एक चीज और समझ लो। तो उस केस में इस आई नोट की डायरेक्शन ऐसे होती है, ये आई नोट ऐसे हो जाता। फिर अब भी करंट तो सर्किट में दो करंट तो एग्जिस्ट नहीं करती, आई नोट डैश और आई नोट। अभी करंट तो एक ही होनी चाहिए, तो क्या डिफरेंस होता, ये जो तुमने यहां पर माइनस लिया है ये प्लस हो जाता। फिर अब इन वैल्यूज को रख दो और इन वैल्यूज को रखकर सॉल्व कर लो, फाइनल बाकी सारा सॉल्यूशन सेम रहता। तो ये चीज ध्यान रखना। ये प्लस क्यों करा मैंने, क्योंकि अब ये दोनों करंट एक दूसरे के सपोर्ट में आ रही, क्योंकि अगर मैं इस वाली बैटरी को रिवर्स कर दूं तो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इंडक्टिव कोलिजन के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।